गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ओके। आज जो आपको मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ वो हमारे पास अगेन मिरर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कल पढ़ाया था। ठीक है, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड और कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जिनमें सबसे पहले आप लिख लो। अगेन आज पहले हम पढ़ लेंगे दर्पण के बारे में ही। ठीक है, दर्पण से जो भी कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स है वो देखोगे। सबसे पहला लिखो ध्रुव। ठीक है, दिख रहा है सभी को? क्लियर है? हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो रहेगा ध्रुव। ध्रुव जो होगा हमारे पास, अब देखिए मैंने आपको ना जो गोलीय दर्पण थे वो दो तरह के बताए थे, एक बताया था उत्तल और एक बताया था अवतल। जब मैं किसी का ये बाहर वाला पृष्ठ पॉलिश करूंगी तो मेरे पास ये वाला कौन सा दर्पण बना था? अवतल, यानी कि कनकेव मिरर। और जब मैंने इसका अंदर वाला पृष्ठ पॉलिश किया था इस तरह से, तो तब मेरे पास ये बना था हमारे पास उत्तल दर्पण, यानी कि कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स मिरर। ओके, तो अब सबसे पहले ना इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में हम बोलेंगे पोल। ठीक है, और इसको हम पी पॉइंट लिखते हैं, पी बिंदु लिखेंगे, ध्रुव को पी बिंदु से हम दर्शाएंगे। अब सबसे पहले चलो मैं आपका ये उत्तल दर्पण लूं अगर, तो जो ध्रुव होगा हमारा, पहले ध्रुव की परिभाषा लिख लो सभी। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग होता है। ध्रुव परावर्तक पृष्ठ का मध्य भाग होता है। अब देखिए परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से प्रकाश जाकर परावर्तित होगा। अब मान लीजिए कोई मेरे पास रोशनी की किरण इस तरह से आई, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद वो इस तरह से मुड़ जाएगी इधर को। ठीक है, ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ जहां पर जाकर किरणें टकरा रही हैं रोशनी की। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, ठीक है, वो हमारे पास होगा P, यानी कि ध्रुव। ठीक है, इस तरह से दोनों दर्पणों का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम ध्रुव यानी कि पोल और P बिंदु बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो रहेगा वो रहेगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होगा? मैंने आपको बताया था ये जो गोलीय दर्पण है ये हम कहां से लेते हैं? एक खोखले गोले से काट के निकालते हैं कांच को। ठीक है, तो जिस गोले से हमने ये दर्पण निकाला होगा उस गोले का जो मध्य बिंदु होगा, सेंटर होगा, केंद्र होगा उस गोले का, उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसको हम सी लिखते हैं, बड़े वाला सी, कैपिटल सी जिसको हम बोल लेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसका जो सेंटर होगा वो इस साइड को होगा क्योंकि गोला इधर को है, तो यहाँ पर ये सी बिंदु आएगा। ठीक है,
अब आगे हमारे पास रहेगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको मैंने आपको बताया C से लिखेंगे, इसको P से लिखेंगे, और जो वक्रता त्रिज्या है उसको छोटे r स्मॉल r से लिखेंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है वो नोट डाउन करो सभी। जिस गोले से जिस गोले से दर्पण लिया गया होता है, लिया गया होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कहलाती है। गोले की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जहां से हम ना इस दर्पण को लेंगे, उस गोले का जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, उसको हम बोलेंगे इसकी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए, ये था इसका केंद्र गोले का, और ये थी बाहर का इसका जो क्षेत्र था। तो अब इस केंद्र से लेकर यहां तक ये जो दूरी है, ये है हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इधर को ले लो, ठीक है, जिस मर्जी तरफ को ले सकते हो आप। ये सारी क्या है, केंद्र से कोई भी रेखा जो वृत्त के बाहरी पृष्ठ को छुएगी जाकर, वो हमारे पास आएगी वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, ये होगी हमारे पास यहां से यहां तक ये r है, स्मॉल r। ठीक है, अब आगे हमारे पास आया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष जो होगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, मुख्य अक्ष को ध्रुव लिखो। मुख्य अक्ष की परिभाषा, जो रेखा, जो रेखा ध्रुव, ठीक है, ध्रुव, ये है हमारा ध्रुव। ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, जो रेखा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाती है, उस सीधी रेखा को, उस सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, यहां से यहां तक का था सिर्फ r। अब ये पूरी लाइन आगे जाए पीछे जाए जिधर मर्जी जाए, ये जो सीधी वाली लाइन है ना, जो C से और P को दोनों को मिलाते हुए जाएगी, उस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ओके, आगे हमारे पास आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस को जो हम ना लिखेंगे वो बड़े वाला F लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल F। मुख्य फोकस को लिखो, मुख्य फोकस की परिभाषा लिख लो। मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, आने वाली किरणें, किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जिस बिंदु पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा आएगी। अब इसके समांतर मान लीजिए कोई रेखा इस तरह से आई, ठीक है, समांतर वो जो बिल्कुल इसके सीधे जाएगी, और यहाँ पर टकराई, परावर्तक पृष्ठ हुआ जिसपे ये टकराएंगे, जिससे परिवर्तित होंगी। तो टकराने के बाद जब ये किरण आएगी तो कहीं यहाँ जैसे इस बिंदु पर, यहाँ पर मुख्य अक्ष पर ये गिरेगी। ठीक है,
अब उसी तरह से इधर भी कोई समांतर रेखा आएगी, वो भी टकराकर इसी बिंदु पर गिरेगी। कितनी भी रेखाएं आ जाएं, ठीक है, चाहे वो नजदीक से आए चाहे दूर से आए, सभी के सभी रेखाएं इसी बिंदु पर गिरती हैं आके। जितनी भी समांतर रेखाएं आएंगी वो सारी इसी बिंदु पर गिरेंगी, और इस एक बिंदु को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट या फिर मुख्य फोकस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हमारे पास आया फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी को हम लिखेंगे स्मॉल एफ से, ठीक है, छोटे वाला एफ, स्मॉल एफ, फोकस दूरी को। अब फोकस दूरी की लिख लो डेफिनेशन क्या होती है। फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब आगे हमारे पास आया जो हमारी ये फोकस दूरी है, जिसको मैंने आपको बताया स्मॉल एफ से लिखेंगे, ये इसके बीच में और जो हमारी ये वक्रता त्रिज्या है इनके बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है वो सारे नोट डाउन करेंगे। एफ बराबर है आर बटा 2, ठीक है। जो फोकस दूरी होगी, ठीक है, फोकल लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में इसको, फोकस दूरी हमारे पास जो हमारी वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस होगी उसका हाफ होगी, आधा होगी। ठीक है, ये वाला रिलेशन सारे नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब रहेगा, अब ये जो भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, ये बताए अवतल दर्पण से, मतलब मैंने आपको दर्शाए अवतल दर्पण में। एक बार मैं आपको उत्तल दर्पण में भी इन सभी को दर्शा देती हूँ। सबसे पहले था ध्रुव, ये यहाँ पर इसका ध्रुव है, ठीक है, उत्तल दर्पण का। उसके बाद आया वक्रता केंद्र, गोले की जो केंद्र होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या होगी जो हमारे सेंटर से बाहर तक का कोई भी दूरी होगी, यही को सीधी ले ली मैंने अगर, तो ये आ गई मेरी स्मॉल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हमारे पास आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वो रेखा होगी जो P और C को मिलाते हुए जाएगी। R सिर्फ यहां से यहां तक था, ठीक है। अब आगे जो फोकस, ये जो हमारे पास क्या था, मुख्य अक्ष था, ये पूरी रेखा, ठीक है, जो P और C को मिलाते जाएगी, कितना मर्जी बढ़ा लो वो मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद था मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में मैंने आपको बताया जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आएंगी वो जिस बिंदु पे गिरती है उसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। अब देखो कैसे आएंगी। अब इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा था, इधर वाला, ठीक है, इधर तो हमने पॉलिश कर दिया था, तो अब रेखाएं ऑब्वियसली इधर से आएंगी। इस तरफ से कोई रेखा आई, ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये समांतर है सारी, देखो इस रेखा के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना सारी। अब ये टकरा कर ना इस तरह को अंदर को नहीं मुड़ती है, अब ये मुड़ती है इस तरह। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका देखो ना गोला इधर को है, तो ये बाहर को धकेलता है प्रकाश को, और ये जो अवतल दर्पण है ना ये एक जगह को भेजता है, सारे प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है, और जो उत्तल वाला है वैसे फैला देगा इसको, ठीक है। तो अब देखो किरणें तो इधर से आई थी ये सारी, और गई किधर को, इधर को, ठीक है, बाहर को आई सारी। अब क्या होगा, हम इन सभी रेखाओं को इनके बिल्कुल ऐसे पीछे डॉट करके बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये सारी रेखाएं इस तरह से फिर से इस एक बिंदु पर मिलेंगी दर्पण के पीछे, और इस बिंदु को फिर हम बोलेंगे मुख्य फोकस, ठीक है। तो जो आपका सी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है, ये सारे ना गोले के अंदर की तरफ को होंगे, चाहे आपका परावर्तक पृष्ठ कोई भी हो, जो इसका एफ होगा और सी होगा वो अंदर की तरफ को होगा। तो इस तरह से उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास फोकस दूरी, तो फोकस दूरी मैंने आपको बता दिया एफ से लेकर पी तक, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव से लेकर फोकल मुख्य फोकस तक का जो दूरी होगी, तो ये कहां से होगी, इसमें यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, पी और एफ के बीच का जो भी दूरी रहेगी उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी।
ओके, सभी को यहां तक क्लियर हो गया? किसी को यहां तक कोई डाउट? किसी को डाउट है? ओके, आगे क्वेश्चंस लिखवाऊं अब इससे रिलेटेड? ठीक है, अब क्वेश्चन नोट डाउन करो। ये मैं क्लियर कर रही हूं, अगर आपको ये सारा आपने लिख लिया हो तो अब ये मैं क्लियर कर देती हूँ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी दर्पण में, किसी दर्पण में वस्तु का बिंब, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, सदैव वस्तु से, वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। ठीक है, अब आप बताओगे कि वो दर्पण कौन सा होगा जिसमें ऐसा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। ऑप्शंस लिखो, समतल, समतल, दूसरा ऑप्शन लिखो अवतल, अवतल, तीसरा ऑप्शन लिखो उत्तल, उत्तल, चौथा ऑप्शन लिखो ये सभी, ये सभी। तो आप लोग मुझे बताओगे अब कौन सा होगा इसमें, कौन से दर्पण में जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है? कौन सा बनता है? हाँ ठीक है, कल मैंने आपको ये करवाया था कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा बताया था आपको कल मैंने, आभासी, ठीक है, और सीधा बनता है। ठीक है, तो आभासी वही हुआ काल्पनिक, जो वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो उसको हम आभासी को काल्पनिक भी बोल सकते थे। छोटा बताया था और सीधा बनता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो, दर्पण की, दर्पण की, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ठीक है, वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ऑप्शंस लिखो। पहला ऑप्शन है आपके पास F बराबर है R, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास F बराबर है 1/R। तीसरा ऑप्शन है 2F बराबर है R, ठीक है। और जो आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा वो आपके पास रहेगा F बराबर है 2R, ठीक है। बताओगे कौन सा होगा इसमें? सी ऑप्शन, ठीक है। 2F बराबर है R, मैंने आपको बताया था कि F बराबर है R/2 होता है। तो जब आप इस 2 को इधर लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2F बराबर है R, ठीक है। तो यहां तक लिख लिया सभी ने, किसी का कुछ बचा तो नहीं? F बराबर है 2R, ये हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं? लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अवतल दर्पण की बोला इन्होंने, वक्रता त्रिज्या कितनी दी है हमारे पास, ये दे दी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, लिखो आगे, तो इसकी, तो इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है,
क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए थे। पहला ऑप्शन था आपके पास 75 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन था आपके पास 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन था आपके पास 7.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन था आपके पास -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप ये करोगे सॉल्व और फिर बताओगे कि जो अवतल दर्पण है उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी आई। ठीक है, कौन सा होगा? सी, 7.5। अब कैसे निकाला ये हमने, मैंने आपको फिर से वही जो आपने फॉर्मूला बताया था, कितना था, F बराबर है R/2। ठीक है, अब F कितना था हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया था, पूछा था हमसे। और जो वक्रता त्रिज्या ये मैंने आपको बताया था स्मॉल r लिखते हैं हम इसको, तो ये कितनी दी थी, 15 दी थी। ठीक है, तो 15/2 जब आप निकालोगे तो ये आपके पास आता है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें वो होगा ऑप्शन सी, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो आगे अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण की समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शंस लिखो। फर्स्ट ऑप्शन लिखो 0, 0। सेकंड ऑप्शन लिखो अनंत, अनंत। थर्ड ऑप्शन लिखो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन लिखो उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है इसमें हमारे पास, समतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो समतल दर्पण है वो कैसा होता था, बिल्कुल सीधा प्लेन। ठीक है, जो हमारा समतल दर्पण है ना वो इतने बड़े गोले का किसी का हिस्सा होगा, जब ना मैं, अब मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, अगर मैं इस तरह से इतना सा हिस्सा काटूं, सिर्फ इतना सा, तो ये क्या है, इतनी सी रेखा मुझे कैसे दिखाई देगी, सीधी। तो अब आप सोच लो कि जो समतल दर्पण आप इतना बड़ा देखते हो वो कितने बड़े गोले से निकाला गया होगा। ठीक है, तो वो कितना बड़ा गोला बनाएगा जब उसको हम जोड़ेंगे एक से दूसरे को। तो अब इसकी क्या पूछी थी, फोकस दूरी पूछी थी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी अब, अनंत। ठीक है, और ऐसे भी ना आपको मैंने बताया कि क्या होता था, जो इस तरह का मिरर होता था वो इस तरह से किरणों को इधर को एकत्रित करता था। ठीक है, और जो हमारे पास कन्वेक्स वाला था ना वो बाहर को ऐसे भेजता था किरणों को। ठीक है, इस तरह से बाहर को फैलाता था। तो अब होगा क्या इसमें, जब हम इसमें हमारे पास जो फोकस था वो पीछे बनता था, दर्पण से पीछे जाके, और इसमें दर्पण के आगे बन जाता था। अब इसमें जो हमारे ये वाला होगा, इसमें आपने देखोगे किरणें सीधी आती हैं और वो सीधी वापस चली जाती हैं, सीधी आएंगी सीधी वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें हमारे पास, जो हमारे पास ये फोकस दूरी होगी वो अनंत आएगी। फोकस पॉइंट बहुत दूर कहीं बनेगा, हमें दिखेगा ही नहीं कि कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वो रहेगा हमारे पास अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। किसका किसका दृष्टि क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? ठीक है, दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने कितने दूर तक, कितना ज्यादा वो एरिया कवर करता है, कितना ज्यादा क्षेत्र वो कवर कर लेता है। अब इसमें पहला ऑप्शन लिखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दूसरा ऑप्शन लिखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिखो समतल दर्पण, समतल दर्पण। और लास्ट ऑप्शन लिखो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, लिख लिया यहाँ तक सभी ने। अब बताओ किसका दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने की जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। तो कौन सा दर्पण दर्पण है जो ज्यादा क्षेत्र देख पाता है या ज्यादा क्षेत्र को कवर कर पाता है? अवतल, उत्तल या समतल, या इनमें से कोई भी नहीं? हम्म, कौन सा बताया? हाँ, उत्तल। ठीक है, क्यों होगा उत्तल? वही रीजन जो मैंने आपको पहले बताया। देखो ना, उत्तल का ये वाला पृष्ठ कैसा होगा? पॉलिश होगा, और ये वाला होगा परावर्तक, तो ये किरणों को ऐसे बाहर को फेंकता है। ठीक है, तो अब देखो प्रकाश कितना ज्यादा फैल जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा एरिया देखेगा। और जो कनकेव वाला होगा वो क्या करता है? कम एरिया देखेगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, और प्रकाश अंदर को मुड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा एरिया नहीं कवर कर पाएगा, अब ऐसे को देखेगा ये। ठीक है, और इसका कैसा पृष्ठ ऐसे को है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा उत्तल दर्पण होगा वो सबसे अधिक क्षेत्र कवर करता है। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए आपसे, फिर कौन सा होगा? लिखो अगला क्वेश्चन। किसका किसका दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम है। ठीक है, ऑप्शंस लिखो। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? कौन सा होगा न्यूनतम के लिए? अवतल दर्पण। ठीक है, जो न्यूनतम दृष्टि क्षेत्र होगा वो होगा हमारे पास अवतल दर्पण का। ठीक है, लिख लिया यहाँ पर सब? कर लिया ये? ठीक है, अगला प्रश्न लिखो। किस दर्पण का किस दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होगा? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के लिखो। ठीक है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास फिर से वही रहेंगे, उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? कौन सा? मैंने बोला है प्रिंसिप इसके पीछे होगा, दर्पण के पीछे। पीछे इन द सेंस सामने नहीं आपको दिखाई देगा, दर्पण के पीछे वाली साइड, पॉलिश वाली साइड को दिखाई देगा। वही इसमें दिखाया है मैंने तुम्हें। उत्तल दर्पण में जो तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस था, मुख्य फोकस था, वो कहीं इधर जैसे बनता। सॉरी, ये उत्तल तुम्हारे पास है। ठीक है, उत्तल में यहाँ पीछे बनता था कहीं पर, जब तुम इन किरणों को ऐसे डॉटेड करके बढ़ाओगे तो यहाँ जैसे कहीं पर तुम्हारे पास से मुख्य फोकस आता था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा तुम्हारे पास से उत्तल दर्पण। ठीक है, जो मुख्य फोकस है वो उत्तल दर्पण में, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आगे पूछेंगे तो अवतल होगा। आगे लिखो। प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें जो जो मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर समांतर आकर आकर परावर्तक पृष्ठ पर गिरेंगी, परावर्तक पृष्ठ पर गिरेंगी, वो परिवर्तित होने के पश्चात परिवर्तित होने के पश्चात किस बिंदु पर किस बिंदु पर मिलती हैं? ठीक है, ऑप्शंस लिखो। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, या फिर ध्रुव। ध्रुव।
लिखा सभी ने? बताओ कौन सा होगा इसका? बताओगे? एनीवन? कौन सा होगा इसमें? जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वो कहां पर आकर मिलती हैं परावर्तित होने के पश्चात? बोलो कोई। डिम्पल। डिम्पल बताएगा है वो, या चला गया? भाई लिख लो। जो समांतर किरणें आएंगी वो सारी के सारी मुख्य फोकस पर गिरती हैं, मैंने आज ही के लेक्चर में बताया आपको। ठीक है। जो जितनी भी समांतर किरणें आएंगी वो सारी के सारी, ये होता है आपका मुख्य फोकस, सॉरी, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेखाएं आएंगी वो सारी देखो कहाँ पर गिरती हैं, जाके फोकस पर गिरती हैं, मुख्य फोकस पर। ये भी मुख्य फोकस पर गिरेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मुख्य फोकस। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? आगे लिखो। यदि यदि किसी दर्पण की किसी दर्पण की फोकस दूरी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ऑप्शंस है 7.5 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन, बी, सी, डी। बताओ कौन सा होगा इसमें? हाँ, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से वही 2f बराबर है आर। अब आर इस बार आपको क्या दिया था मैंने? फोकस दूरी दी थी। फोकस दूरी दी थी आपको इस बार 15, तो 15 टू 15 दूनी 30। तो आपकी जो रेडियस आई, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आई, वो आई आपके पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइंस में आज बस इतना ही करवाऊंगी मैं। इसके साथ ना दर्पण से संबंधित जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस करवाने थे या जो भी पढ़ाना था वो मैंने बता दिया। इसी को एक बार रीड आउट कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जैसे साइंस में बेसिकली जो क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं वो आते हैं, एक तुम्हें वो विटामिन वाला करवाया है, ठीक है, विटामिन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरे हमारे पास लाइट से, जो मैंने आपको इससे पहले करवाया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है, लाइट के बारे में कि कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी, कहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी, कौन सी घटना परावर्तन के कारण होगी, कौन सी घटना अपवर्तन के कारण होगी, किसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ठीक है, वो सब कुछ आएगा, इन सबसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तीसरे हमारे पास रहते हैं मिरर यानी कि दर्पण से, कि कौन से दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण को कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रहते हैं वो रहते हैं लेंस से। ठीक है, लेंस और आईज से, आंखों से और लेंस से संबंधित, कि हमारी आंखों में जो जो हमें बीमारी होती है, कौन कौन से दोष है, किस दोष के लिए कौन सा लेंस लगवाया जाता है। जो हम ना चश्मे लगवाते हैं, चश्मे के अंदर जो पड़ता है वो लेंस है। ये हम आंखों में भी डायरेक्ट, कई बार आपने देखा होगा चश्मे का नंबर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लेंस फिट करवा लेते हैं। ठीक है, तो हमारी आंखों के अंदर ऑलरेडी लेंस होता है। वैसे जब उसकी ना क्षमता कमजोर हो जाती है तब हमें बाहर से लेंस लगवाने की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको मनुष्य की जो आंखें हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी और साथ में लेंस के बारे में बताऊंगी। अगला लेक्चर प्लीज ध्यान से सुनना। अभी जो आपका चला है आजकल वो लेंस, ये आइज आइज का, लेंस का, ठीक है, लाइट का, मिरर का, ये सारा के सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं आपके साइंस से। ओके, तो साइंस में बस इतना ही। थोड़ी देर के बाद आपकी अब जीके की क्लास लूंगी। ओके, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास
कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में। उसके बाद लिखो सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची होगी हमारे पास संघ सूची। ठीक है, इसमें सातवीं अनुसूची में आएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, जो संघ सूची है ना उसमें 97 विषय हैं। ठीक है, 97 विषय। और जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय हैं। और जो हमारे पास समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय हैं। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि शिक्षा को कब समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, किस संशोधन के बाद, वो भी करवाऊंगी अभी। आगे लिखो आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में आएगा 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी भाषाओं का उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपके पास रहेगा हमारे पास आठवीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो नवीं अनुसूची। सॉरी, क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसे लिखवाई हूं, नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण। ठीक है, उसके बाद लिखो 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसमें आएगा दल बदल कानून। दल बदल कानून। ठीक है, उसके बाद लिखो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसमें हमारे पास आता है पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है, आगे लिखो 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में आपके पास रहेगा नगर निकाय। नगर निकाय। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय। ठीक है, नगर निकाय रहेगा 12वीं अनुसूची में। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां, और इनकी किस किस क्षेत्र से संबंधित है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लिखो, क्वेश्चन लिख लो एक, इसमें लिखवाऊं? यहां तक नोट कर लिया सभी ने? किसी का कुछ छूटा तो नहीं? लिखो आगे। पंचायतों को दिए गए, पंचायतों को दिए गए विषय, पंचायतों को दिए गए विषय भारतीय संविधान की किस सूची अनुसूची में है? पंचायतों को दिए गए विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताओगे कौन सा होगा इसमें? एनीवन? चलो लिख लो 11वीं अनुसूची। बताया मैंने आपको अभी ये थोड़ी देर पहले, 11वीं अनुसूची में मैंने आपको लिखवाया है, पंचायती राज से संबंधित है ये। ठीक है, तो लिख लो इसमें 11वीं अनुसूची। आगे लिखो अब जो संविधान में संशोधन हुए थे। ठीक है, कि संविधान में संशोधन कब कब हुए और क्या क्या उन संशोधन में पाया गया। ठीक है, अब देखो पहला संशोधन हुआ था हमारे पास 1951 में। ठीक है, पहला जो संशोधन हुआ ये हुआ था 1951 में। ठीक है,
अब ये जो पहला संशोधन हुआ था, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पहले 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, तो इसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया था जो 1951 में संविधान में संशोधन हुआ था। उसके बाद जो इसके बाद वो आता है हमारे पास महत्वपूर्ण अगला संशोधन था, वो था 7वां संशोधन। 7वां संशोधन वो हुआ था हमारे पास 1956 में। ठीक है, 7वां संशोधन 1956 में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा राज्यों को, ठीक है, पहले जो हमारे राज्य थे, तो आपने सुना होगा कि सी दर्जे का राज्य बना था, अ दर्जे का राज्य बना था। जैसे हिमाचल प्रदेश ना, ये विषय हम सभी पढ़ते होते थे पहले। ठीक है, तो क्या बोलते थे कि इसको सी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया, ये लाइन सभी ने पढ़ी होगी। तो पहले जो हमारे राज्य थे वो अ ब स और द ऐसे वर्गों में इनको विभाजित किया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जो 1956 में 7वां संशोधन हुआ, उसके बाद जो हमारा ये थे राज्य थे, इनको 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया। ठीक है, इस संशोधन के बाद इंडिया को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया था इन्होंने। ठीक है, अब आगे लिखो, अगला जो इंपॉर्टेंट है संशोधन वो है हमारे पास 44th। ठीक है, 44वां 44वां संशोधन। अब इस संशोधन में क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो हमारा ना 44वें संशोधन में समाप्त किया गया था। तो इसमें पहली बात लिखो कि संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया था। और ये संशोधन हुआ कब था, वो भी लिख लो, 1970 1976 से 78 आएगा इसका, ये मैं आपको कंफर्म करके बताती। पहले आप ये लिख लो 44वां संशोधन में हुआ क्या क्या था। पहली बात, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दूसरी बात, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि को पुनः 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट थे, इसकी दो बातें जो सबसे ज्यादा हमारे पास देखने को पेपर में हमें देखने को मिलती हैं। आगे लिखो, 52वां संशोधन। 52वां संशोधन, 52वां संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो मैंने आपको बताया कि पहले इनिशियली कितनी थी हमारे पास, 8। 9 कब बनी, जब पहला संशोधन हुआ। अब 10 कब बनी, जब 52वां संशोधन हुआ, तो तब हमारे पास 10 अनुसूचियां बन गई। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संशोधन में। आगे लिखो, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो हमारे पास रहेगा, लिखो 55वां संशोधन, 55। ठीक है, 55वां संशोधन, इसमें लिखो, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के, भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे लिखो 61वां संशोधन, 61। ठीक है, 61वां संशोधन, इसमें लिखो, मताधिकार के लिए, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ी बार रिपीट होता है कि जो हमें मताधिकार का अधिकार जो अधिकार है वो अब कौन सी आयु में है, हमें 18 में है कि हम 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो हम वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कब अमेंडमेंट की गई संशोधन में, कब इसमें सॉरी कब अमेंडमेंट की गई संविधान में। ठीक है, इस संविधान में संशोधन किया गया कि अब हम वोट डाल सकते हैं 18 वर्ष की आयु में भी। तो वो था हमारे पास 61वां संशोधन, जिसमें हमें 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे लिखो 74। ठीक है, 74वां संशोधन। ठीक है, 74वें संशोधन में लिखो संविधान में एक नया भाग और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और ये अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे पास 12वीं अनुसूची थी, 74th में 12वीं। ठीक है, 10वीं मैंने आपको बता दी थी, यहाँ पर थी। अच्छा, 11वीं बच गई। 11वीं ना एक 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, 73वां, उसमें आई थी 11वीं अनुसूची, और ये जो 12वीं आई थी ये आई थी हमारे पास 74वें संशोधन में। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल 12 अनुसूचियां हो चुकी है संविधान में। आगे लिखो, अगला है हमारे पास 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें लिखो राष्ट्रीय न्यायिक ठीक है नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 99वें संशोधन में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। ठीक है, इसके बाद अगला लिखो 100वां संविधान संशोधन। 100वां, ठीक है, 100 संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका लिखो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण कब हुआ। ठीक है, या कौन से संविधान संशोधन में हुआ, तो ये हुआ था हमारा 100वें संविधान संशोधन में। ठीक है, आगे लिखो 101वां संविधान संशोधन। 101वां, ठीक है, 101, इसमें लिखो जीएसटी को लागू किया गया। 101 वाले में किया था जीएसटी को लागू। ठीक है, जीएसटी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के टाइम पे जीएसटी कितना हर जगह आप सुनते हो, जीएसटी जीएसटी, तो ये भी आ सकता है कि जीएसटी को कब लागू किया, कौन से संविधान संशोधन में जीएसटी को शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका आपके पास आएगा 101वां संविधान संशोधन, और ये 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये नोट कर लो सभी इसमें। अब कुछ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन जैसे आपके पास आ जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, और अनुसूचियों को मैंने आपको बोला कि शेड्यूल भी बोल देते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल है, तो कई बार ना हिंदी में एज इट इज शब्द लिख दिए जाते हैं। तो लिख लो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, लिख लो इसमें 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। ठीक है,
इसमें आपके पास आएगा 8वीं अनुसूची, और मैंने ये आपको लिखवाया भी, जब ये सारी अनुसूचियां लिखवाई थी तो मैंने आपको बताया था 8वीं अनुसूची में कि जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है उनके बारे में ये वर्णन करता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आपके पास उत्तर रहेगा 8वीं अनुसूची। ठीक है, अगला प्रश्न ये घुमा के डालेंगे अब। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखना किस तरह से आएगा ये। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो पहले इन्होंने कैसे बोला कि भाषाओं को, जो मान्य भाषाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, और अब क्वेश्चन आ गया कि इस अनुसूची में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो उत्तर आपका ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, कितना रहेगा 22। ठीक है, 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। आगे लिखो, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से लिखोगे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो ये आपके पास रहेगा 42वां संशोधन। ठीक है, 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। आगे लिखो, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 86वां संशोधन, 86। ठीक है, 86वां संशोधन। इसमें जो हमारी शिक्षा थी वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दी थी और निशुल्क कर दी थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और जरूरी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा जो है, ये कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया था? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन में लागू की गई थी इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा? तो ये था हमारे पास 86वां संशोधन। अगला क्वेश्चन लिखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ये जो मैंने आपको तब से बता रही हूँ ना कि संविधान में संशोधन किए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की, तो ये कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लो, ये है हमारे पास अनुच्छेद 366। ठीक है, 368, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368 जो है, तो ये हमें अलाउ करता है कि संविधान में जो है वो संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखो, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 करने से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम
संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, तो इसका आपके पास आएगा 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन। आगे लिखो, किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा डोगरी भाषा को, डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, शामिल किया गया था? तो इसका आपके पास जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 92वें संशोधन। ठीक है, 92वें संशोधन में जो डोगरी भाषा थी हमारी उसको भी मान्यता प्राप्त हुई थी और उसको फिर 8वीं अनुसूची में, जिसमें भाषाओं के बारे में वर्णन है, उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो जीके में बस आज इतना ही। ठीक है, इसके साथ समाप्त होती है आपकी ये क्लास। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था हमारे पास 13, 13 के बाद 8, 8 के बाद 3, उसके बाद -2 और उसके बाद अगली वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन जो आपके पास थे, ऑप्शन है आपके पास -7, -8, 3 या -3, ये आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं। हम लोग नंबर सीरीज, जिसको हम श्रेणी टेस्ट कहते हैं, वो कर रहे हैं। पैटर्न जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ, क्योंकि वैल्यू माइनस में भी चली गई। पहले वैल्यू थी 13, उसके बाद 8, 8 के बाद 3, 3 के बाद चली गई -2 और उसकी अगली वैल्यू आपको निकालनी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, या -7 है, -8 है, +3 है या -3 है। किसी का आंसर आया हो तो वो बता सकते हैं, या मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज किसी का है? -7 बोल रहा है कोई, रितेश, रितेश बोल रहा है -7। इसके अलावा किसी का कुछ और आ रहा हो? देखते हैं क्वेश्चन को। अगर पैटर्न को देखें तो पैटर्न देखो क्या हो रहा है। 13 है, 13 से 8 हो गया, यानी कि क्या घटता हुआ पैटर्न है। घट रहा है, कितना घट रहा है? 5। उसके बाद 8 से हो गया आपका 3, एक बार फिर घट रहा है और घट कितना रहा है? फिर से 5।
3 से -2, ये इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट था जहां आपको पकड़ना था। तो 3 से -2 इसका मतलब 3 से 0 हुआ, और 0 के बाद वैल्यू, क्योंकि 0 से नीचे क्या जाती है वैल्यू, माइनस में चली जाती है, तो इसका मतलब यहाँ भी 5 ही घटाया गया है, यहाँ भी 5 घटाया गया है। अब इंटरेस्टिंग है, -2 आप खड़े हैं, -2 आप खड़े हैं जिसमें से 5 और घटाना है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग है कैलकुलेशन, क्योंकि ये -2 है, ये -5 है, और ये वही चीज आ गई जो प्लस माइनस की टेक्निक, यानी क्या कि -2 -5, यानी कि क्या, आपने एक दुकान में 2 रुपए की उधारी की, आपने एक दुकान में 5 रुपए की उधारी की, तो टोटल उधारी कितनी हो गई है, 7 रुपए की, इसलिए -7। कई लोग इसको +3 भी ले जाते हैं बोलने, इसको क्या बोलते हैं, +3 नहीं होगा, -7 होगा। क्यों? क्योंकि -2 है और -5 और घटाया जा रहा है, -7 इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसी को डाउट इसमें? ये इंटरेस्टिंग था, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था, -5 था, -5 था। यहाँ पर दिक्कत थी कि 3 से -2 कैसे हुआ, तो 3 से क्या हुआ, 3 से 2 हुआ, फिर 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, 0 के ठीक पीछे -1 हुआ, उसके बाद -2 हुआ, यानी कि -5 घटाएगा। वैसे -2 से भी 5 घटाएंगे तो -2 के बाद होगा -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से घटता जाएगा, -7 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम कोई खास टॉपिक कर रहे हैं, मिक्स से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मिक्स से टॉपिक में लेता रहूंगा। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है 1 से ही 1/4 मिश्रित भिन्न, इसको क्या बोला जाता है, मिश्रित भिन्न में प्रश्न है, 1 से ही 1/4 इक्वल टू सवाल या निशान, क्वेश्चन मार्क, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन देखो इंटरेस्टिंग है, ऑप्शन किस तरह की है, ऑप्शन है 1.25, 1.5, 1.75 या फिर 2, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यानी को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर बता दूं, 1 से 1/4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये किस फॉर्म में है, ये आपके मिश्रित भिन्न की फॉर्म में है क्वेश्चन। तो इस मिश्रित भिन्न को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, ये 4 गुणा होगा 1 के साथ और 1 इसमें जमा होगा, यानी 5/4 बनेगा, और उसके बाद डिवाइड, तो यानी दोनों चीजें आपको आती होनी चाहिए। 1.25 को यहां से दे रहा है, चलो अब देखते हैं क्या रूल है और कैसे इसको एडजस्ट करना है। मिश्रित भिन्न है, देखो 1 से 1/4 मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमको इस समय किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भिन्न में, कैसे, इसमें जमा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा और इसके में जमा होगा, तो 4 एकम क्या होगा, 4, 4 में 1 डाला तो 5, तो ये क्या बन गया 5/4, द्वारा देखो 4 एकम 4 और इसमें 1 डाला तो 5, यानी 5, और नीचे वाली वैल्यू वैसी रहती है, तो यानी बन गया 5/4। परंतु अगर इस फॉर्म में आंसर होता तो है इस फॉर्म में, इसलिए हमें को इसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे हम 4, 4 एकम क्या हो जाएगा जी 4, 4 एकम 4, बचा क्या 1। ठीक है, अब हमारे पास अक्सर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लगेगी, यहाँ लगेगा दशमलव, 4 2 का होता है 8, बचा 2, अब यहाँ फिर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन डेसिमल हम लगा चुके हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 20, 4 5 20, तो आपका आंसर आ गया ए 1.25, 1.25 इज द आंसर, 1.25 आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ आपके पास 48,96,120 का लसप, यानी कि LCM निकालना है, लसप यानी LCM निकालना है आपको 48, 96 और 120 का। आज मैं एक फिक्स टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको हर टॉपिक से 1 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि बेसिक मेथोडोलॉजी क्लियर हो जाए।
48 96 120 कर लो सब। और इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा वो है 25 75 और 125 का मसप यानी HC। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन था 48 96 और 120 का निकालना था आपको लसअप। तो यहाँ आप दो के साथ तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 24 आ जाएगा, यहाँ 48 दो से फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 24 और 30। एक बार फिर दो के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 15। एक बार फिर दो के साथ सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 15 का 15। क्यों? क्योंकि दो जो है 15 को सॉल्व नहीं कर सकता। इसके आगे अब यहाँ पर दो से सॉल्व कर सकता मैं करूंगा 3 से। क्यों? क्योंकि दो केवल सिर्फ 6 को ही काट सकता है, यानी कि दो के पार्ट में केवल 6 आएगा, 3 और 15 नहीं आएगा। जब एक आदमी काटता तो हमको फायदा नहीं था, इसलिए हम बढ़ेंगे 3 की तरफ। तो 3 एकम 3, 3 दुए 6 और 3 5 15। इसके अकेले लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो दो से जाएगा, 5 5 से जाएगा, तो फैक्टर बन चुके हैं। 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 3 48, 48 दुए 96 और 96 इंटू 5, 96 इंटू 5 इज 480। 96 इंटू 5 कितना हो जाएगा जी? 480। 480 आपका आंसर आ गया। ये था पहला वाला एलसीएम। ठीक है, दोबारा देखो हमने क्या किया। सबसे पहले 2 से सॉल्व किया तो ये 24 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया। 2 से दोबारा सॉल्व किया तो 12 हो गया, ये 24 हो गया, ये 30 हो गया। उसका 2 से दोबारा सॉल्व किया तो ये आपके पास 3 हो गया, 6 हो गया और 15 हो गया। उसका 3 से सॉल्व किया तो ये हो गया 1 2 और 5 है तुम्हारा फैक्टर है। 2 दुए 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 3 48, 48 इंटू 2 इज 96 और 96 इंटू 5 इज 480। अब चलते हैं यहाँ आपको निकालना था मसअप। तो मसअप को निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड और सेकंड मेथड होता है आपके पास जहां पर हम एलसीएम के थ्रू ही एचसीएफ निकालते हैं। पहले मैं डिवाइड वाले मेथड से करूंगा और उसके बाद फिर मैं सेकंड मेथड पर भी आऊंगा। डिवाइड वाले मेथड से करेंगे तो डिवाइड वाले में मैंने आपको लगातार बताया है कि या तो छोटे दो या तो बड़े दो, या तो छोटे दो या तो बड़े दो। मैं लूंगा फिलहाल छोटे दो। अगर मैं छोटे दो लेता हूं तो 75 अंदर आ जाएगा और 25 आ जाएगा बाहर। उसके बाद 25 तीन है 75, यानी कि ये सॉल्व हो चुका है। और मेरे पास क्या है, ये चीज आंसर नहीं होती, मेरे पास आंसर जा चुका है 25, इसलिए मैं इन दोनों को काटा मार दूंगा। मेरे पास अब क्या बचा है 25 और साथ में बचा है 125। तो सॉल्व करना मेरे को 25 और 125 को। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन है 125, तो 125 अंदर आएगा, 25 बाहर आएगा, 25 5 125। ये आंसर नहीं होता, आंसर क्या है 25। 25 इज द एचसीएफ। 25 एचसीएफ आ चुका है। ये है पहला तरीका। सेकंड तरीका है एलसीएम वाला। लेकिन एलसीएम वाले तरीके में यहाँ देखो एलसीएम लिया था मैंने, लेकिन यहाँ मैंने एलसीएम के लिया था एक साथ लिया था।
परंतु जब हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे यानी म सप निकाल रहे होंगे तब हमको अलग अलग एलसीएम लेना होगा, यानी कि 25 का अलग, 75 का अलग और 125 का अलग। 25 का जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 5 गुणा 5। 75 का जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 और 125 का जो एलसीएम आपका आएगा वो आएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, आप एलसीएम निकालना है, मेरे को पता नहीं ये आएगा इसका। ठीक है, आपको साइड में निकाल सकते हैं, जैसे निकाला था पर अलग अलग निकालना है। तो 25 का एलसीएम 5 × 5, 75 का था 3 × 5 × 5, 25 125 था 5 × 5 × 5, यानी ये जो चीज निकल गई थी ये यहाँ गुणा नहीं करनी, आपको इस फॉर्म में लिख देनी है। उसके बाद लेना आपने कॉमन। कॉमन क्या, यानी मैं देखूंगा कि 5 हैं, जैसे 3 है इसमें, बाकी लोगों में नहीं है, तो इसलिए मैं 3 को काट दूंगा। अब मैं ढूंढूंगा 5। अब यहाँ देखो इसमें कितने 5 है, 2, इसमें कितने 5 है, 2, इसमें भी कितने 5 है, 3 है। लेकिन हम लेंगे मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो मिनिमम 5 किसमें है, तो मिनिमम 5 इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, पेयर निकल जाएंगे। पहला पेयर निकला 5 5 5 का, यानी 5 बाहर निकल गया। दूसरा पेयर फिर 5 5 5 का, एक पेयर और बाहर निकल गया, 5 5 25। 25 इज द आंसर। 25 आपका आंसर 8 का है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्या, मसप यानी एचसीएफ। आगे चलते हैं। आगे इंटरेस्टिंग है भिन्न। भिन्न का लसप और भिन्न का मसप, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। कैसे, ये दो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, दोनों की बात मैं कर लूं। यहाँ एक क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह का होता है, 1/2 जमा 3/4 जमा 5/6। ठीक है, ये अलग चीज है। और एक दिया होता है, ये क्वेश्चन देखो 1/2 कॉमा 3/4 कॉमा 5/6। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो इसमें इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन आया होगा तब इसमें लिखा होगा कि भिन्न का लसप या मसप पूछो। तो दोनों करने का तरीका अलग है और दोनों क्वेश्चन भी अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कई लोग इन दोनों क्वेश्चनों को मिक्स कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या प्लान हो गया आपकी, ये जो है यहाँ आपको नॉर्मल एलसीएम लेना है और ये जो है यहाँ आपको फार्मूला आता होना चाहिए। पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं, फिर मैं इसको लाऊंगा और यहाँ पर भिन्न का मसप भी, किसका भिन्न का लसप और भिन्न का मसप भी पूछा हो सकता है, यहाँ से भी पूछा हो सकता है या इससे भी पूछा हो सकता है। बाकी ये जो ऊपर वाला है इसमें तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको नॉर्मल सॉल्व भी करना है कुछ। तो यहाँ देखो 2 4 और 6 इसका एलसीएम लेना है, यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ बीच में साइन होंगे या तो प्लस के या तो माइनस के, तब आपको नॉर्मल सॉल्व करना है। अगर कॉमास में आएगा तब आपको भिन्न का लसप और मसप इसका फार्मूला अलग है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 40 में देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ 2 4 और 6 इसका क्या लूंगा, नीचे वाली टर्म्स 2 4 और 6 इसका लूंगा एलसीएम। ठीक है, इसके निकालने की जरूरत है, अगर निकालना है निकाल लो। ऐसे मैं 2 2 4 4 3 12, ऐसे में आया क्या इसका 12। अब देखो ध्यान से 12 एलसीएम आ चुका है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब इस 2 को 12 बनाना, देखो इस 2 को 12 बनाना कितने से गुणा करो, ठीक है, यानी कि 2 है इसको 12 के बराबर बनाना है तो क्या होगा 2 6 12, या तो फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो भी काट के 6 आएगा, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, तो मेरे पास क्या है गुणा 6 है तो ऊपर भी गुणा 6 हो जाएगी मेरे पास, तो यहाँ से निकल के आएगा 6 कम 6, बीच में प्लस है। अब ये 4 है, 4 को बनाना है 12, 4 को 12 बनाना कितने से गुणा हुआ, गुणा 3 गुणा 3, 4 3 12 हो गया। ऊपर गुणा 3 हुई है तो नीचे भी, नीचे गुणा 3 हुई है तो ऊपर भी गुणा 3 करनी पड़ेगी, तो कितना 12 और 3 की है, उसका अलग है 6, 6 को 12 कितने गुणा 2 से, ऊपर भी कितने करनी पड़ेगी 2 से, 5 हो जाएगा
ठीक है, दोबारा देखो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 12, 12 बनाना था इसको तो 2 6 12 होता है, 6 से गुणा 6 और 6 और 9 15 और 10 25 25 अपॉन 12, या तो आंसर आपका 25 अपॉन 12 में, तो आपका आंसर क्या होता है 2 सही 1/12 भी आंसर, या 25 अपॉन 12 होगा आंसर, या 2 से 1/12 होगा, या हो सकता है पॉइंट में भी घसीट दे तो पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है, तो ज्यादातर इन दो में आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया, जब प्लस या माइनस साइन बीच में होते हैं तब किस तरह से क्वेश्चन को है? स्क्रीन गायब होगी। अब क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखते हैं आगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, अब बात करते हैं भिन्न का लसप या भिन्न का मसप। यहाँ आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तुम्हें मेरी बात है, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में दिया गया, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं, कॉमास बीच में दिया गया है, तो इसका मतलब है आपको फार्मूले याद होने चाहिए इसके, भिन्न के मसप और भिन्न का लसप। तो फार्मूले की बात करते हैं। पहला है भिन्न का लसप। तो भिन्न का लसप होता है, इसको बोला जाता है, ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, नीचे वाले को बोला जाता है हर। तो भिन्न का लसप का फार्मूला है अंशों का लसप अपॉन हरों का मसप, यानी ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। ये फार्मूला है इसका, पहले वाले का भिन्न का लसप। यानी याद रखने का तरीका सीधा सीधा ये है कि अगर भिन्न का लसप निकालना है तो अंश होगा, यानी ऊपर वालों का एलसीएम होगा, नीचे वालों का एचसीएफ होगा। और यदि भिन्न का मसप निकालना है तो आपका फार्मूला हो जाएगा, भिन्न का मसप का फार्मूला रहेगा अंशों का मसप यानी एचसीएफ अपॉन हरों का लसप यानी एलसीएम। ठीक है, ये समझ गए। यानी अगर भिन्न का लसप निकालना है तो ऊपर वाले का लसप होगा, नीचे वालों का मसप होगा। और अगर भिन्न का मसप निकालना है तो ऊपर वालों का मसप होगा, नीचे वालों का लसप होगा, बस। तो अब पहले निकाल लेते हैं भिन्न का लसप। तो पहले लसप निकालना का मतलब क्या है, ऊपर वालों का अंशों का लसप होगा। ठीक है, 1 3 और 5 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। 1 3 और 5 का एलसीएम निकालने कोई आवश्यकता नहीं है, 1 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 ही होगा, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी 15। नीचे वाली का निकालना है आपको एचसीएफ, 2 4 और 6 एचसीएफ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 2 4 होता है, इसमें तो 2 बचेगा, और यानी कि एचसीएफ आ जाएगा 2। तो 15/2 या 7 सही 1/2। अब आता है सेकंड पार्ट, जहाँ भिन्न का मसप निकालना। तो भिन्न का मसप का फार्मूला क्या है, अंशों का मसप, यानी ऊपर वालों का निकलेगा मसप, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 1 आ जाए तो हमेशा ही एचसीएफ क्या होता है 1। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता आंसर क्या होता है हमेशा 1, याद रखना, 0 नहीं होता कभी आंसर 1। और नीचे वालों का एलसीएम निकालना था, तो 4 और 6 का एलसीएम निकल जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 2 2 4 और 2 2 4 और 4 3 12, 1/12 आंसर। तो कौन है इतनी देर से लाउड स्पीकर है, सलीम तूने क्यों किया ऑन लाउड स्पीकर? इसको बंद करो, ये स्पीकर को यार, वीडियो ऑन कर दिया तुमने, इसको बंद करो, ये स्पीकर क्यों ऑन किया हुआ है? ठीक है, किसी को डाउट हो इसमें? हमने क्या होता है
दोबारा देख लो एक बार फिर से कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन निकालना हो जहाँ प्लस माइनस आएंगे तो इस तरह से किया जाता है, परंतु यदि अगर भिन्न दी गई हो, जैसे भिन्न थी 1/2, 3/4 और 5/6, तो फार्मूला होगा भिन्न का ल सप अपॉन भिन्न का म सप। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूले क्या दिए थे हमने, अगर भिन्न का ल सप निकालना चाहे म सप, भिन्न का ल सप निकालना तो फार्मूला है अंशों का ल सप अपॉन हरों का म सप, और अगर भिन्न का म सप निकालना तो है अंशों का म सप अपॉन हरों का ल सप। ठीक है, यानी कि जो पूछा गया, जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वालों का एलसीएम, ठीक है, और नीचे वालों का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे और क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो आपके पास भिन्न दी गई है 2/3, 4/6 और 7/8। इनका आपको निकालना है ल सप भी, ल सप भी निकालना है और म सप भी निकालना है। ये भिन्न है ना, इन भिन्नों को क्या निकालना है, ल सप भी और म सप। इन भिन्नों का ल सप भी और म सप भी निकालना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पूछा था भिन्न का ल सप, पहले ल सप निकालना है। ल सप का मतलब क्या है कि पहले ऊपर वालों का ल सप का फार्मूला क्या है, अंशों का ल सप अपॉन हरों का म सप। इसका मतलब ऊपर वालों का एलसीएम निकलेगा, यानी कि 2, 4 और 7 का एलसीएम निकालना है। 2 एकम 2, 2 2 4 और 7 वैसे का वैसा रहा, इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है। 2 2 4 और 4 7 28। नीचे वालों को निकलना है म सप, यानी 3 6 और 8 का। हम ले लिए छोटे वाले दो, तो 3 बार 6, 3 2 6 कट गया, यानी कि 3 आया यहाँ से। 3 और 8 का निकालेंगे, 3 2 6, 2 बार 3 अंदर, 2 एकम 2, 1 बचा, यानी यहाँ से क्या है 28/1। ल सप आया 28/1। म सप निकालना है। म सप में क्या ऊपर वालों का म सप, यानी 2 और 4 का, यानी 2 ही रहा, और 2 और 7 का, यानी 1 का आया यहाँ से। म सप आया 1। ल सप निकालना है 3 6 और 8 का, तो 3 2 6 6 2 चौके 24, 1/24। यहाँ है 28/1, यानी 28 होता है अपॉन 1 कुछ नहीं, तो 28 आंसर आया। ल सप में म सप में आया 1/24। ठीक है।